शालू दुल्हन बनी अपने कमरे में सहमी सहमी और घबराई हुई सी बैठी हुई थी जब अचानक दरवाज़ा जोर से खुला। विवान गुस्से से भरा अंदर दाखिल हुआ। उसके गुस्से के कारण दिमाग की नसें तन गई थीं। उसने दरवाज़ा जोर से बंद किया, जिससे शालू घबरा गई थी। उसका दिल डर के मारे कांप उठा। शादी में तो सब ठीक था, स्टेज पर सबसे बातें कर रहा था, फिर कमरे में आते ही से क्या हो गया? उसका दिल धक से हुआ, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। शालू अभी कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि विवान ने आते ही उसका बाजू जोर से पकड़ लिया। विवान की सख्त उंगलियां शालू की नाजुक कलाई में धंस कर रह गई थीं। उसे दर्द का एहसास हो रहा था, मगर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। डर के मारे उसकी जान हलक में अटक गई। शादी की पहली रात उसने अपने दूल्हे से ये सब तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। विवान सख्त गुस्से भरे शब्दों में बोला, उठो, अभी के अभी मेरे बेड से नीचे उतर जाओ। तुम जैसी काली कलूटी लड़की को मैं अपने आसपास भी देखना गवारा नहीं कर सकता। मेरे बेड पर बैठना तो बहुत बड़ी बात है। शालू बुरी तरह घबरा गई। उसके शब्दों में गुस्सा सुनकर वो हैरानी से उसे देखने लगी। उसका रूखा व्यवहार देखकर वो कांप उठी थी और जल्दी से बोली, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या आपको? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जबकि विवान गुस्से से चिल्लाया, हाँ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ जो नहीं होना चाहिए था। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर उसने शालू का हाथ पकड़कर तेजी से घसीटते हुए उसे आईने के सामने लाकर खड़ा कर दिया और बोला, अपनी शक्ल देखी है तुमने? अपना रंग देखा है? मेकअप की मोटी परत भी तुम्हारे काले रंग को छुपाने में नाकाम है। क्या सोचकर तुमने मुझ जैसे इंसान से शादी करने के बारे में सोचा? तुम्हारा और मेरा कोई जोड़ नहीं है। और शालू विवान को आंसू भरी निगाहों से देखने लगी। इतना अपमान, इतनी तकलीफ उसने कभी नहीं सोचा था। शालू तो सोच भी नहीं सकती थी कि पहली रात ही उसका पति उससे इस तरह की बातें करेगा। विवान ने नफरत भरी नजरों से उसे घूरते हुए कहा, मुझे तुमसे घिन आती है। अगर तुम ये सोच रही हो कि मेरी जिंदगी में आकर मैं तुम्हें अपना लूंगा तो सुन लो, मैं विवान हूँ, विवान मेहरा। तुम्हें बर्बाद कर दूंगा लेकिन अपनाऊंगा नहीं। मेरी चॉइस इतनी घटिया नहीं हो सकती कि तुम जैसी काली लड़की को अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल कर लूं। वो उसकी हल्की गेहूं रंगत पर तंज कसते हुए बोल रहा था और शालू की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी इतनी बेइज्जती होगी। ना ही नंदिनी जी उसकी इतनी विनती करती और ना ही वो उनके घर की बहू बनती। अगर उसे पहले से पता होता कि विवान उसे इतना नापसंद करता है तो वो खुद इस शादी से इनकार कर देती, लेकिन इस तरह अपनी इंसल्ट नहीं करवाती। इससे पहले कि वो कुछ कहती, विवान उसके करीब हुआ था। उसकी कमर में हाथ डालकर एक हाथ से उसके मुंह को दबोच लिया। देख ली तुमने अपनी शक्ल आईने में गौर से? तो कान खोलकर सुन लो मेरी बात। अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता बनाऊंगा तो सुन लो, मैं तुम्हें छूऊंगा तक नहीं। मैं तो आज तक कभी काले कपड़े भी नहीं पहनता। मुझे काले रंग से सख्त नफरत है, चिढ़ है मुझे काले रंग से। लेकिन मेरी माँ ने न जाने क्या सोचकर तुम्हें मेरी बीवी बना दिया। उन्होंने मुझे धमकियां देकर तुमसे शादी तो करवा दी, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी नज़रों में तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। इस घर की एक मामूली नौकरानी की भी शायद मेरी नज़रों में कुछ इज्जत हो, लेकिन तुम्हारी तो वो भी नहीं है। ये कहते हुए उसने शालू को झटके से पीछे धकेला और वो गिरते गिरते बची। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन विवान को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो जल्दी से अपनी अलमारी की ओर बढ़ा और गुस्से से उसे खोला, अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में चला गया। शावर की आवाज़ आ रही थी और शालू की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि विवान उसकी इस हद तक बेइज्जती करेगा। वो धीरे धीरे कदम उठाते हुए आईने के सामने आकर खड़ी हो गई थी। रोने की वजह से उसका मेकअप कहीं कहीं से धुलने लगा था और जहाँ से उसकी असल रंगत झलक रही थी। आज से पहले उसे कभी अपने रंग रूप से कोई शिकायत न थी। वो जैसी भी थी, खुद में मस्त रहने वाली लड़की थी और ना ही आज तक कभी उसे किसी ने उसके रंग रूप की वजह से हीन भावना का शिकार बनाया था, बल्कि हर कोई उसकी तारीफ ही करता था। गहरा रंग होने के बावजूद भी उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी। झील सी गहरी आंखों का जादू लोगों को एक पल में ही मदहोश करके रख देता था। तीखे नए नक्श उसे सबसे अलग बनाते थे, लेकिन विवान को कुछ भी नजर नहीं आया था सिवाय उसकी काली रंगत के। जैसे ही विवान कमरे में वापस आया, उसने शालू को रोते देखा और ठंडे शब्दों में कहा, अब ये मत सोचना कि तुम्हारे रोने का मुझ पर कोई असर होगा। चाहो तो इस कमरे से बाहर जा सकती हो। फिर वो अलमारी की ओर बढ़ा, उसका दरवाज़ा खोला और वहाँ से शराब की बोतल निकाल ली
और ये देखकर तो शालू अपना रोना भी भूल चुकी थी। तो क्या ये आदमी शराब पीने का भी आदी है? वो बेहद परेशान हो गई थी। नंदिनी जी और शालू की माँ संजना जी की दोस्ती काफ़ी पुरानी थी। नंदिनी जी कई बार संजना जी के घर पर भी आ चुकी थी और उसे हमेशा ही शालू बहुत पसंद आती थी। वो बहुत ही सीधी सादी लड़की थी, धीरे और मीठा बोलने वाली, घर के हर काम में निपुण थी। पहले तो दोनों ही मध्यम वर्गीय परिवारों से ताल्लुक़ रखती थीं, लेकिन नंदिनी जी की शादी कुणाल मेहरा से हुई तो धीरे धीरे उनके दिन बदलने लगे, क्योंकि कुणाल का कारोबार बहुत बड़ा था। दूसरी ओर संजना जी आकाश के साथ बहुत खुश थीं। आकाश की कपड़ों की दुकान थी, वो अच्छा कमाता था, लेकिन इतना नहीं कि बंगला या गाड़ी खरीद सके। जब संजना जी ने देखा अब वो नंदिनी जी की हैसियत की नहीं रही तो मिलने से कतराने लगी थीं। लेकिन नंदिनी जी अब भी पहले की तरह उनसे प्यार करती थीं और वैसे ही मिलती जुलती थीं। वो हमेशा संजना जी से कहती, दौलत तो आने जाने वाली चीज़ है, ये मत समझना कि पैसों की वजह से मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगी। नंदिनी जी के दिमाग पर पैसों का नशा कभी नहीं चढ़ा, लेकिन विवान मेहरा के दिमाग पर जरूर चढ़ गया था। जब उसने लड़कपन से जवानी में कदम रखा और अपने घर में हर तरह के ऐशो आराम को देखा तो धीरे धीरे आवारगी में पड़ने लगा। उसके दोस्त अच्छे नहीं थे, इसलिए बहुत जल्दी ही वो शराब और सिगरेट का आदी हो गया। जब भी नंदिनी जी अपने बेटे को उसकी गलत हरकतों पर डांटती तो कुणाल मेहरा उन्हें टोक देते, तुम कौन होती हो मेरे बेटे को डांटने वाली? मेरा सारा पैसा उसी का तो है। यही वजह थी कि विवान की नज़रों में उसकी माँ की अहमियत उसके पिता से कम थी, क्योंकि उसके पिता हर ख्वाहिश पूरी करते थे और उसकी माँ उसे बुराइयों से रोकती थीं। विवान हमेशा कहता, आप कौन होती हैं मुझे रोकने वाली, जब पापा ही मुझे कुछ नहीं कहते। और नंदिनी जी अफसोस से बेटे को देखती रह जाती, जो धीरे धीरे अपने आप को ख़त्म कर रहा था। खैर, वक्त यूं ही गुजरता गया। जब विवान ने अपने पिता का कारोबार संभाल लिया तो कुणाल मेहरा अब घर पर ही रहने लगे, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। अचानक ही उन्हें दिल का ऐसा दौरा पड़ा कि वे फिर उठ ना पाए। उस वक्त नंदिनी जी की हालत बेहद ख़राब हो गई थी। संजना जी ने ही नंदिनी जी की दिलजोई की थी। जिस बंगले में वो लोग रह रहे थे वो नंदिनी जी के नाम पर था। मरने से पहले कुणाल मेहरा अपनी सारी संपत्ति नंदिनी जी के नाम कर गए थे। शायद कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो चुका था कि उनके जाने के बाद विवान उनकी सारी संपत्ति अय्याशियों में उड़ा देगा और वो नंदिनी जी को बेसहारा नहीं करना चाहते थे। इसलिए मरने से पहले वो नंदिनी जी का ख्याल कर गए थे और सारी जायदाद उनके नाम कर दी। और जब ये बात विवान को पता चली तो वो सदमे में आ गया था। उधर नंदिनी जी भी कुणाल मेहरा के जाने से उदास रहने लगी, इसलिए अब वो चाहती थी कि विवान की शादी कर दें। विवान इन दिनों शराब के साथ साथ रंगीन महफिलों का भी आदी हो चुका था। कई आवारा किस्म की लड़कियों से उसकी दोस्ती थी। जब नंदिनी जी ने अपने बेटे के तौर तरीके देखे तो वो चिंता में पड़ गईं कि ये सारा पैसा ऐशो आराम में उड़ा देगा, जो उसके पिता ने कड़ी मेहनत से कमाया था। और इसीलिए उन्होंने सोचा कि इसकी शादी कर देनी चाहिए ताकि ये अपनी इच्छाएं अपनी पत्नी के जरिए पूरी कर सके। जब भी शादी का ख्याल आता तो नंदिनी जी की आंखों में भोली भाली शालू का चेहरा बस जाता और फिर इसीलिए उन्होंने शालू का रिश्ता संजना जी से आखिर मांग ही लिया। शालू ने विवान को कई बार देखा था, लेकिन उसकी आदतों से जानकार नहीं थी। संजना जी ने पहले इनकार कर दिया क्योंकि वे एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थीं और उनकी बेटी भी। लेकिन नंदिनी जी ने कहा, मेरे लिए क्लास का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखूँगी। वे जानती थीं अगर विवान की शादी किसी अच्छी लड़की से हो जाए तो उसकी ज़िंदगी संवर सकती है। लेकिन जब विवान को ये बात पता चली कि उसकी माँ ने अपनी दोस्त की बेटी से उसकी शादी पक्की कर दी है तो वो गुस्से के मारे बेकाबू हो गया। उसने फ़ौरन ही शादी से इनकार कर दिया और बोला, आप कुछ भी कर लें, मैं ये शादी नहीं करूँगा। लेकिन नंदिनी जी ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने सख्त शब्दों में कह दिया, अगर तुमने शालू से शादी न की तो एक बात याद रखना, तुम्हारे पिता की पूरी जायदाद मेरे नाम पर है। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी और घर से भी निकाल दूंगी। जाओ फिर नौकरी करो और जिन ऐशो आराम की आदत तुम्हें लग चुकी है उन्हें अपने पैसों से कमाओ और पूरा करो। विवान गुस्से से तिलमिला उठा और बोला, आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही हैं। ये सारी जायदाद मेरे पिता ने कमाई है ताकि मेरी ज़िंदगी आसानी से गुजरे, और आपको मेरे लिए कोई काली कलूटी लड़की ही मिली थी। आप माँ हैं या डायन हैं जो अपने ही बेटे को खुश देखना नहीं चाहती। और ये सुनकर नंदिनी जी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने अचानक ही विवान के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? वो लड़की बहुत अच्छी और नेक सूरत की मालिक है। अगर तुमने शादी से इनकार किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी।
माँ का सख्त रवैया देखकर विवान को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो चुप रहा। वो जानता था इतने पैसों से वो कभी भी कमा नहीं सकता, क्योंकि ना तो उसका पढ़ाई में कोई अच्छा रिकॉर्ड था और ना ही उसे किसी के अंडर काम करने की आदत थी। वो तो बस हुक्म चलाना जानता था। काफ़ी खुदसर और जिद्दी नौजवान था और इसीलिए शादी से इनकार नहीं कर पाया। शादी तो उसने अपनी माँ की मर्जी के अनुसार कर ली थी, लेकिन जिस तरह उसने पहली ही रात शालू का दिल तोड़ा था, वो शालू ने कभी सोचा भी नहीं था। उसे तो इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि विवान उसे पसंद नहीं करता। उसे तो लगा था जैसी नंदिनी जी हैं उनका बेटा भी उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि अक्सर वही अपनी माँ को संजना जी के घर छोड़ने आता था, लेकिन कभी अंदर नहीं आता था, क्योंकि उसे अपनी माँ की ये गरीब सहेली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। विवान को तो काले रंग से ही सख्त नफरत थी। उसने कभी भी काले रंग के कपड़े नहीं खरीदे थे। देखने में वो काफ़ी हैंडसम और दिलकश था और अपनी खूबसूरती पर उसे बड़ा गुमान भी था। इसी वजह से शालू का दिल तोड़ने में उसे एक पल की भी देरी नहीं लगी। जब शालू ने विवान को सामने सोफे पर बैठकर शराब पीते देखा तो वो चुपचाप अलमारी से अपना सादा सा सूट निकालकर वॉशरूम चली गई। लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी रंगत इतनी भी काली नहीं थी जितनी विवान को लग रही थी। उसके नए नक्श बेहद खूबसूरत थे। लंबे घने बाल उसकी खूबसूरती में और भी निखार ला देते थे। उसका अच्छा स्वभाव उसे सबकी पसंदीदा बना देता था, लेकिन विवान की नज़र तो बस उसकी रंगत पर ही अटक गई थी। खैर, जब शालू रो धोकर चेहरा साफ करके और कपड़े बदल कर बाहर आई तो विवान ताने देते हुए बोला, सुनो, अगर मेरी माँ के सामने तुमने कोई भी शिकायत की तो याद रखना बहुत बुरा हाल कर दूंगा तुम्हारा। मेरी माँ से यही कहना कि तुम बहुत खुश हो। शालू ने कोई जवाब न दिया और चुपचाप रजाई उठाकर ज़मीन पर लेट गई। उसके आंसू चुपचाप तकिए में समा गए। रात देर तक विवान शराब पीता रहा और अपने गम और गुस्से को शराब में डुबाने की कोशिश करता रहा। जब नशे से उसकी आंखें बोझिल होने लगीं तो वो अपने बेड पर जाकर सो गया। सुबह सबसे पहले शालू की आंख खुली थी। उसकी आंखें बुरी तरह सूजी हुई थीं, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल कर तैयार होने लगी। तभी विवान ने कहा, सुनो, ड्रेसिंग टेबल के दराज में एक डिब्बी रखी है, उसमें तुम्हारी मुँह दिखाई का तोहफा है। सोने के कंगन है, वो पहनकर बाहर जाना। और याद रखना, अगर मेरी माँ के सामने अपनी ये मासूम शक्ल दिखाकर कोई सहानुभूति बटोरने की कोशिश की तो तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा कि अपनी शक्ल भी पहचान नहीं पाओगी। शालू ने चुपचाप कंगन पहने और बाहर चली गई। नंदिनी जी ने जब उसे देखा तो हैरानी से बोली, क्या हुआ, तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? शालू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं, बस रात देर से सोई थी, शायद इसीलिए। उसने नंदिनी जी को कुछ भी नहीं बताया। नंदिनी जी कहने लगी, विवान गुस्से का तेज है, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारे अच्छे स्वभाव से वो सही राह पर आ जाएगा। मुझे माफ़ कर देना शालू, शायद मैं थोड़ी सी खुदगर्ज हो गई थी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है विवान तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियों के वो रंग भर देगा जिनकी तुम हकदार हो। उन्होंने प्यार से शालू के सर पर हाथ रखा था, लेकिन शालू ने कोई जवाब न दिया। आंखों में आने वाले आंसुओं को अंदर ही अंदर पी गई थी। वो चाहती थी नंदिनी जी को जवाब दे कि तुम जैसी माँओं को अपने बिगड़े बेटों को सुधारने के लिए हम मासूम लड़कियां ही नज़र क्यों आती हैं, जबकि तुम्हारे इन साइको आवारा बेटों के लिए डॉक्टर की ज़रूरत होती है, ना कि हम लड़कियों की। लेकिन वो कह न सकी, क्योंकि उसकी परवरिश ही कुछ ऐसी की गई थी कि बड़ों के सामने वो जबान नहीं चलाती थी। उसने नाश्ता अपनी सास के साथ ही कर लिया, क्योंकि विवान तो अभी तक सो रहा था। काफ़ी देर बाद जब वो उठा और बाहर आया तो नंदिनी जी ने कहा, ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए बहू को कहीं घुमाने ले जाओ। नई नई शादी हुई है और यही दिन होते हैं घूमने फिरने के। जबकि विवान ने एक तीखी नज़र सामने बैठी शालू पर डाली थी। गुलाबी रंग के सूट में निखरी निखरी सी बैठी थी। रोने की वजह से आंखें भी गुलाबी हो रही थीं। कोई भी आम इंसान होता तो शालू की मासूमियत पर फिदा हो जाता, लेकिन वो विवान मेहरा था। उसने तो हमेशा अपने आसपास खूबसूरत चेहरे ही देखे थे। शालू जैसी पवित्र और मासूम हुस्न का वो आदी नहीं था। विवान की नज़रों को अपने ऊपर महसूस करके शालू ने नज़रें उठाई थीं और एक पल के लिए दोनों की नज़रों का टकराव हुआ। विवान एकदम से चौंक उठा था। शालू की वो नशीली आंखें उसके दिल में उतरने लगी थीं। आज तक उसने ऐसी खूबसूरत आंखें किसी की भी नहीं देखी थीं, लेकिन उसने जल्दी ही उसके ऊपर से नज़रें हटाई थीं। ये लड़की कभी भी उसकी पसंद नहीं हो सकती, ये सोचते हुए नफरत से उसने अपना मुंह शालू की ओर से फेर लिया था। कहने लगा, अभी ऑफिस में बहुत काम बाकी हैं, सारी ज़िंदगी पड़ी है, फिर कभी ले जाऊंगा। नंदिनी जी के सामने विवान थोड़ा तमीज़ से रहता था। वो जानता था सब कुछ माँ के हाथ में है,
इसीलिए उनसे बदतमीजी नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे वो हर चीज़ अपने नाम करवाना चाहता था और फिर इस लड़की को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकालना चाहता था। जब भी शालू कमरे में आती तो वो विवान को उसके दोस्तों से बातें करते देखती रहती, लेकिन विवान को उसकी मौजूदगी की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन जब शालू नहाकर आई तो उसने देखा उसके बालों पर विवान का तौलिया लपटा हुआ था। जैसे ही उसने तौलिया उठाया, विवान भड़क उठा और गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा तौलिया इस्तेमाल करने की। ये कहते हुए वो गुस्से में उसके करीब आया था और एक झटके से उसके बालों में लिपटा हुआ तौलिया खींच लिया। बेध्यानी में शालू उसके सीने से आ टकराई थी। तौलिया विवान के हाथ में था और उसके गीले बाल कुछ उसके कंधे पर तो कुछ शालू के चेहरे पर फैल गए थे। एक पल के लिए विवान उसकी खुशबुओं में मदहोश हुआ था, लेकिन वो विवान ही क्या जो इतनी जल्दी पिघल जाए। उसने एक झटके से खुद पर काबू पाया और शालू को दूर झटका था। फिर विवान ने जमीन पर पड़े तौलिए पर सबसे पहले शराब छिड़की और उसके बाद उसमें आग लगा दी। अपनी जेब से लाइटर निकालकर उसमें आग लगा दी। ये देखकर तो शालू के होश उड़ गए थे। वो सोच भी नहीं सकती थी विवान ऐसा भी कर सकता है। विवान ने गुस्से से कहा, जिस चीज़ को तुम छू लोगी मैं उसे जलाकर राख कर दूंगा। मुझे तुमसे इतनी सख्त नफरत है, तुम्हारी रंगत से मुझे चिढ़ है, इसलिए मेरे सामने मत आया करो और मेरी चीज़ों को तो हाथ बिल्कुल भी मत लगाना। शालू अब विवान से डरने लगी थी। उसके दिल में भी एक अजीब सा खौफ बैठने लगा था। विवान रोजाना कमरे में आकर ड्रिंक करता और फिर जब पूरी तरह मदहोश हो जाता तो बिस्तर पर आकर लेट जाता। एक दिन उसने नंदिनी जी को एक फाइल लाकर दी और बोला, मम्मा इसमें कुछ कागजात हैं जिन पर आपके साइन चाहिए, क्योंकि हर जगह आपका साइन चलता है। यहाँ तक कि जब मुझे पैसों की ज़रूरत होती है तब भी मुझे आपसे चेक साइन करवाना पड़ता है। कहते कहते विवान के बोलने का अंदाज कड़वा हो गया था। नंदिनी जी ने कहा, यहीं रख दो, पहले मैं फाइल पढ़ूंगी उसके बाद ही साइन करूंगी। विवान बोला, यानी कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं। नंदिनी जी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं जानती हूँ तुम आवारगी के आदी हो चुके हो और पैसे गलत जगह पर खर्च करते हो, इसीलिए मुझे एक एक कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। अपनी लापरवाही के चलते मैं अपना सब कुछ अपने हाथों से निकाल नहीं सकती। विवान ने सफाई दी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है मम्मा, बस एक शराब पीता हूँ, वो भी धीरे धीरे छोड़ दूंगा। आपकी मर्जी से शादी तक कर चुका हूँ, जबकि आप जानती हैं कि मुझे शालू पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपके फैसले को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया और अब भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं। ये कहते हुए विवान की आंखों में आंसू आ गए। नंदिनी जी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि ये सच था कि विवान ने शालू से शादी की थी। अब तक शालू ने भी कभी नंदिनी जी से इस बारे में शिकायत नहीं की थी कि विवान उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। जब भी नंदिनी जी शालू से पूछती, विवान तुम्हारे साथ ठीक से तो रहता है, तो वो हमेशा यही कहती, हाँ वे मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। और माँ के सामने विवान शालू के साथ नॉर्मल अंदाज में ही बात करता था, जिससे कि नंदिनी जी को कोई शिकायत नहीं थी। नंदिनी जी बोली, अच्छा लाओ मैं साइन कर देती हूँ। अब विवान की दिली ख्वाहिश पूरी होने वाली थी, मगर जैसे ही नंदिनी जी फाइल पर साइन करने लगी, उसी वक्त कमरे से भागती हुई शालू आई और घबराई हुई आवाज़ में बोली, आंटी जी मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे पापा उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं और मुझे भी बुला रहे हैं। नंदिनी जी ने ये सुनते ही फाइल एक तरफ रख दी और विवान को इस बात पर ज़बरदस्त गुस्सा आया कि सब कुछ उसके नाम होने जा रहा था और उस लड़की ने फिर से रुकावट डाल दी। नंदिनी जी झट से खड़ी हो गई और बोली, संजना को क्या हो गया, चलो मैं भी साथ चलती हूँ। वो भी शालू के साथ अस्पताल चली गई। संजना जी को हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन अब उनकी हालत पहले से बेहतर थी। अस्पताल का पूरा खर्च नंदिनी जी ने ही उठाया था और शालू अपनी सास नंदिनी जी का जितना धन्यवाद करती उतना कम था। शालू इसीलिए तो नंदिनी जी के बदतमीज बेटे की कई बदतमीजियां बर्दाश्त कर जाती थी, वरना इतनी बेइज्जती कोई भी लड़की सहन नहीं कर सकती जितनी विवान शालू की करता था। लेकिन जब वो घर आई तो विवान गुस्से से भरा बैठा था और बोला, तुम्हें ये होश नहीं कि मेरे लिए खाना बनाना था? तुम्हारा पति घर पर भूखा बैठा है और तुम्हें बाहर घूमने से फुर्सत नहीं। शालू को लगा कि शायद वो उसकी माँ की बीमारी की खैरियत पूछेगा, इतनी तो इंसानियत होती है। लेकिन विवान की बात सुनकर वो बोली, घर पर नौकर मौजूद थे, आपको जो खाना था उन्हें बता देते। उसकी बात पर विवान गुस्से से बोला, मेरे सामने जवान मत चलाओ, वरना तुम अच्छे से जानती हो नौकरों के हाथ का खाना नहीं खाता। जाओ जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। शालू ने जल्दी से किचन का रुख किया और खाना बनाने लगी। इस वक्त वो इस इंसान के मुंह लगकर
खुद को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। असल तकलीफ तो विवान को ये थी कि शालू की वजह से फाइल साइन नहीं हुई थी। फाइल तो अब भी उसकी माँ के कमरे में पड़ी थी और वो चाहता था बिना कुछ कहे नंदिनी जी उस पर साइन कर दें। जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पर आया उसने देखा नंदिनी जी पहले से ही गुस्से में वहीं बैठी थीं और सामने फाइल भी रखी हुई थी। विवान को देखते ही उन्होंने कहा, ये फाइल ले जाओ। विवान बोला, मम्मा आपने साइन कर दिए? नंदिनी जी ने सख्त अंदाज में कहा, नहीं किए। मुझे नहीं पता था तुम जायदाद के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, बस इस बंगले और अपने बाप की जायदाद से प्यार है। तुम चाहते हो कि सब कुछ अपने कब्जे में कर लो और मैं तुम्हारे आगे हाथ फैलाऊं। विवान ने सफाई देते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नंदिनी जी ने उसकी एक न सुनी और बोली, जब तक मैं जिंदा हूँ सब कुछ मेरे ही पास रहेगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। विवान को लगने लगा कि इस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शालू है, वरना उसकी माँ कब की इस फाइल पर साइन कर चुकी होती। खैर विवान का हर काम शालू ही करती थी। उसे किसी भी चीज़ की आदत नहीं थी। हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए वो शालू को आवाज़ लगाता, यहाँ तक कि सामने रखा बटुआ तक उसे दिखाई नहीं देता था। शालू उसके सारे काम चुपचाप कर देती, लेकिन उसमें भी इतनी खुददारी थी कि जिस दिन से विवान ने उसे पहली रात ठुकराया था वो उसके पास नहीं गई थी। रात होते ही वो अपना तकिया उठाती और ज़मीन पर सो जाती। सुबह विवान के उठने से पहले ही वो कमरे से बाहर निकल जाती थी। उस दिन जब शालू सुबह सुबह सोकर उठी और कमरे से बाहर आई तो उसे नंदिनी जी कहीं भी दिखाई न दी। हालांकि शालू के उठने से पहले ही नंदिनी जी उठकर बाहर आ जाती थीं। उसे चिंता हुई तो वो उनके कमरे में चली गई, लेकिन उसकी चीख निकल गई क्योंकि वो अपने कमरे में बेड पर बेहोशी की हालत में थी। पूरा शरीर पसीने से तर था। उसने चीखते हुए विवान को आवाज़ दी। विवान भी भागा हुआ आया और माँ को अस्पताल लेकर गया, जहाँ पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। समय पर इलाज मिलने की वजह से उनकी जान तो बच गई थी। कुछ दिन अस्पताल में एडमिट रहने के बाद उन्हें घर ले आए थे, लेकिन अब नंदिनी जी अपनी ज़िंदगी को लेकर शक में पड़ चुकी थीं। उन्हें लगता था कि वो अब ज़्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगी। और फिर उन्हें विवान और शालू के रिश्ते पर भी शक होने लगा था कि विवान शालू को खुश नहीं रखता है। फिर यही सोचते हुए उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपने वकील को बुलाया और उसके साथ सलाह मशवरा किया। अगले दिन उन्होंने विवान और शालू को अपने पास बुलाया था। विवान, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। और विवान खुश हो गया था कि शायद माँ अपनी बीमारी की वजह से सारी जायदाद मेरे नाम करने वाली हैं। लेकिन उनकी अगली बात ने विवान के सर पर बम फोड़ दिया था। मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है विवान, इसलिए मैं मरने से पहले अपनी सारी जायदाद तुम्हारे होने वाले बच्चे के नाम करना चाहती हूँ। और मैं वसीयत भी तैयार कर चुकी हूँ। जैसे ही तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा ये सारी जायदाद उसके नाम चली जाएगी, और जब तक तुम्हारा बच्चा बड़ा नहीं हो जाता उस जायदाद के तुम ही मालिक रहोगे। जबकि शालू नज़र झुकाकर रह गई थी। जब विवान उसे पत्नी का मान और सम्मान ही नहीं देता था तो बच्चा कहाँ से होगा। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में आ गए थे, लेकिन विवान तो गुस्से के मारे बल खा रहा था। वो इस जायदाद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। और रात को जब शालू अपना तकिया उठाकर ज़मीन पर लेटने लगी तो विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आज कुछ अलग ही रंग चमक रहे थे। हाथ छोड़े मेरा, ये क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रही हो? यहीं बेड पर लेटो, पत्नी हो तुम मेरी। जबकि शालू के होठों पर एक कड़वी सी हंसी आई थी। पत्नी? आज आपको कैसे एहसास हो गया कि मैं आपकी पत्नी हूँ? हालांकि पिछले 2 महीने से मैं ज़मीन पर ही सो रही हूँ। पुरानी बातें भूल जाओ और जो कह रहा हूँ वही करो। विवान ने उसे खींचते हुए अपने करीब किया था और उसकी कमर में अपने बाजू डाल दिए। फिर उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छूते हुए बोला, तुम एक जवान लड़की हो, तुम्हारा भी मन करता होगा अपने पति के करीब आने का, उसकी संगत पाने का, और तुम मेरी पत्नी हो तो मेरा ही ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारे जज्बातों को सुकून दूँ। इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे पत्नी होने का हक आज की रात तुम्हें देना चाहता हूँ। ये कहते कहते विवान ने अपने होठों से उसके नाजुक वजूद को छूना शुरू कर दिया था, जबकि शालू ने धक्का देकर उसे खुद से दूर किया था। आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं क्या, जो मैं आपकी चाल में आ जाऊंगी? आप मेरा एहसास करके मेरे करीब नहीं आ रहे, और ना ही आप मुझे पत्नी होने का हक और मान देना चाहते हैं, बल्कि ये सब कुछ आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि मम्मी जी ने जायदाद आपके बच्चे के नाम कर दी है और आपको अब मुझसे अपना बच्चा चाहिए। शालू के मुंह से सच्चाई सुनकर विवान गुस्से से उसकी ओर बढ़ा था। जब सब जानती और समझती हो तो फिर विरोध किस बात का? मुझे ये जायदाद चाहिए और इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा।
और तुम किस हक से मुझे खुद से दूर कर रही हो? पति हूँ तुम्हारा, तुम्हारे साथ रिश्ता बनाना मेरा हक है। ये कहते कहते उसने शालू को अपनी बाहों में भर लिया था और जैसे ही विवान के हाथों ने शालू के डोरियों को खोला था, शालू ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था और उसे दूर धक्का दे दिया। खबरदार जो मेरे करीब भी आने की कोशिश की। मुझे भीख में दिए हुए तुम्हारी संगत के पल नहीं चाहिए। अगर इस रिश्ते को निभाना चाहते हो तो पूरे दिल से निभाओ, वरना मैं मम्मी जी को जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगी और फिर ये सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी। फिर हाथ मलते रह जाना। ये कहकर वो गुस्से से सुलगती हुई कमरे से बाहर चली आई थी, जबकि विवान अपने गाल पर हाथ रखे हैरान और परेशान था। वो तो कुछ बोल ही नहीं पाया था। वो तो इस लड़की को छुई मुई डरपोक और नाजुक सी लड़की समझता था, लेकिन ये तो तेज तूफान निकली थी। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। विवान गुस्से से बल खाकर रह गया था, लेकिन वो मजबूर था, कुछ भी नहीं कर सकता था। और फिर उस रात के बाद विवान ने उसके करीब आने की कोशिश नहीं की थी और शालू ने भी सुख का सांस लिया था। लेकिन एक रात जब विवान घर लौटा तो उसकी हालत अजीब हो रही थी। वो इतना नशे में था कि उसके कदम जमीन पर जम नहीं रहे थे। लड़खड़ाते हुए उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। उसी वक्त शालू कमरे से बाहर जा रही थी। वो पानी पीने के लिए निकली थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, विवान लड़खड़ाते हुए उस पर गिरने लगा। अगर शालू से सहारा न देती तो वो जरूर ज़मीन पर गिर जाता, लेकिन शालू का कंधा पाकर उसने अपना आधा वजन उस पर डाल दिया था, जबकि वो नशे की हालत में बोल भी रहा था, ए लड़की, दूर हटो मुझसे। अब क्यों मेरे करीब आ रही हो? उस दिन तो बहुत नखरे दिखा रही थी। ये कहकर उसने शालू को खुद से दूर हटाया था, लेकिन फिर दोबारा से उसकी बाहों में झूल गया। शालू मुश्किल से ही उसे संभाल पा रही थी। विवान के करीब आते ही उसे एहसास हो चुका था, न सिर्फ विवान ने बहुत ज़्यादा पी रखी है, बल्कि उसे तेज बुखार भी है। बड़ी मुश्किल से ही शालू उसे बेड तक लेकर आई थी और लिटा दिया। फिर उसने उसके जूते उतारे, मोजे निकाले और एक तरफ रख दिए। शराब के नशे में ही विवान ने शालू से कहा, पानी। शालू कमरे से बाहर गई, पहले खुद पानी पिया, फिर पानी का गिलास लेकर आई और बोली, विवान पानी पी लीजिए। लेकिन विवान से उठा नहीं जा रहा था। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। शायद उसे ठंडी लग रही थी। वो हल्के हल्के काँप रहा था। वो तुरंत उसके पास आई और उसे उठाने में मदद की, फिर अपने हाथों से उसे पानी पिलाया। लेकिन विवान की हालत अब और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। कंबल में भी उसका बदन बुरी तरह काँप रहा था। उसने जल्दी से टेबल की दराज से कुछ दवाइयाँ निकाली और विवान को खिला दी। काफ़ी देर तक वो कमरे में इधर उधर घूमती रही, लेकिन विवान का काँपना बंद नहीं हो रहा था। वो घबराकर नंदिनी जी के कमरे की ओर भागी, लेकिन नंदिनी जी दवा खाकर सोई थी तो उनकी आंख नहीं खुलती थी। वो बेबस होकर नंदिनी जी के कमरे से अपने कमरे में आ गई थी। विवान के हल्के हल्के करहाने की आवाज़ें भी आने लगी थीं और फिर न चाहते हुए भी शालू उसके बराबर उसके कंबल में बैठ गई और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगी। विवान अनजाने तौर पर ही उसके करीब हो गया था और उसने अपना सर उसकी गोद में रख दिया। पहले तो शालू को ही करंट सा लगा था। वो उससे दूर होना चाहती थी, लेकिन इंसानियत के नाते वो ऐसा न कर पाई। विवान को इस वक्त उसकी ज़रूरत थी। वो धीरे धीरे उसका सर सहलाने लगी। विवान के वजूद का कंपन वो अच्छी तरह महसूस कर रही थी। ठंड से कांपता विवान धीरे धीरे शालू के वजूद में समाने लगा था और खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। शालू ने सोचा था जब विवान की तबीयत थोड़ी सुधर जाएगी तो वो उठकर अपनी जगह चली जाएगी, लेकिन जब दो जवान दिल एक साथ मिले तो आग तो लगनी ही थी। बुखार की और बेहोशी की हालत में भी विवान के हाथ उसके वजूद पर शरारत करने लगे थे। शालू जो उसे दूर हटाना चाहती थी, लेकिन न जाने कौन सी शक्ति थी जो उसे विवान से दूर नहीं कर पा रही थी। वो उसके हाथों को अपने ऊपर से चाह कर भी हटा ना पाई। विवान उसके नाजुक छूने लगा। कुछ ही पल में शालू बुरी तरह मदहोश होने लगी थी और मचल कर विवान के बाजुओं में सिमट गई। धीरे धीरे विवान उस पर बादल की तरह छाने लगा था। चाह कर भी शालू उसे रोक नहीं पाई और उन दोनों के बीच पति पत्नी का एक पवित्र रिश्ता बन चुका था। जब नशे की हालत में ही उसकी आंख लगी और वह विवान के पहलू में ही लेटी सो गई थी और फिर शालू की आंख खुली तो उसने देखा विवान सो रहा था। उसे अभी भी बुखार था। शालू की आंखों के सामने रात वाले पल घूमने लगे। वो ये रिश्ता शुरू नहीं करना चाहती थी, लेकिन रात जज्बातों में भरकर उसने ये गलती कर दी थी। वो विवान को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकती थी, क्योंकि रात जो कुछ हुआ दोनों की मर्जी से हुआ था। उसने एक नज़र सोए हुए विवान को देखा जो बहुत मासूम लग रहा था, बहुत प्यारा, और अचानक ही शालू के दिल से दुआ निकली थी, काश ये शुरुआत एक अच्छी शुरुआत हो जाए।
विवान इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर ले और हम एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन उसे क्या पता था, अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ें बची थीं। शालू उठकर बाहर आई, उसके लिए नाश्ता बनाया, फिर उसे जगाकर अपने हाथों से नाश्ता करवाया, उसे दवा दी और कुछ घंटों में ही विवान की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। जब नंदिनी जी जागी और उन्हें पता चला विवान को बुखार है, तो उन्होंने तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया। पिछले 2-3 दिनों से शालू ने विवान की बहुत सेवा की, लेकिन उसे ये एहसास नहीं हुआ कि शालू उसकी कितनी परवाह करती है। जैसे ही वो ठीक हुआ, फिर से अपने कामों में लग गया। शालू को लगा था कि शायद विवान को सब कुछ याद होगा, जो कुछ भी हुआ था। वो विवान के चेहरे पर, उसकी आंखों में कुछ तलाशने की कोशिश करती, लेकिन वहाँ वहीं ठंडे से भाव होते जो उसे अंदर तक जमा कर रख देते थे। विवान ने उससे एक बार भी बात न की थी, जबकि उसे तो लगा था वो उससे कोई शरारती, कोई रोमांटिक सी बात करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। विवान के दिमाग में तो कुछ भी नहीं था। तो क्या जो कुछ हुआ विवान को कुछ भी याद नहीं? वो नशे की हालत में मेरे करीब आया और मुझे अपना हक वसूल कर लिया। ये सोच आते ही शालू की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे अपना आप बहुत कम महसूस हुआ था। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं रहा? इन्हीं दिनों विवान को अपने ऑफिस की सेक्रेटरी रिहा पसंद आ गई थी। रिहा बिल्कुल वैसी ही थी जैसी विवान चाहता था। वो पूरी तरह रिहा के इश्क में डूबने लगा था। रिहा के हुस्न का जादू विवान के दिलो दिमाग पर सवार हो चुका था। वो बेहद खूबसूरत थी और विवान उस पर खूब पैसा लुटाता था, लेकिन रिहा लालची टाइप की लड़की थी। एक दिन उसने कहा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे अपना लीजिए। अब तो हमारे आसपास के लोग हमारे रिश्ते पर सवाल उठाने लगे हैं। विवान ने जवाब दिया, बस जैसे ही जायदाद मेरे नाम हो जाएगी, मैं अपनी बीवी को छोड़ दूंगा और तुमसे शादी कर लूँगा। पैसे के लालच में रिहा विवान की बीवी बनने के ख्वाब देखने लगी। जब नंदिनी जी को अपने बेटे की करतूतों का पता चला, तो उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। विवान गुस्से में बोला, आपको मुझसे ज़्यादा उस लड़की की फिक्र है। वो आपको मेरे खिलाफ भड़काती रहती है और आप उसे कुछ नहीं कहती, बस मुझे ही धमकाती रहती हैं। अब घर में रोज़ रोज़ झगड़े बढ़ने लगे थे। नंदिनी जी अब तब तक जागती रहती जब तक विवान घर नहीं आ जाता था, लेकिन विवान को अब इस बात की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने ऑफिस के सारे काम अपने हाथों में ले लिए थे। नंदिनी जी के पास अब ऑफिस के मामलों में कोई अधिकार नहीं बचा था। विवान चाहता था कि वो एक छोटा सा प्लॉट खरीदे और रिहा से शादी कर ले, लेकिन उसे ये भी पता था कि उसकी माँ उसे ये कभी भी करने नहीं देंगी। एक दिन जब विवान ऑफिस आया तो उसने देखा रिहा रो रही थी। ये देखकर उसकी जान पर बन आई। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ रिहा, तुम रो क्यों रही हो? रिहा ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब मेरे लिए रिश्ते आने लगे हैं। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान ले लूँगी, क्योंकि मैं किसी और की नहीं हो सकती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। विवान ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम बेफिक्र हो जाओ रिहा, मैं बहुत जल्दी तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले मैं अपना एक फ्लैट खरीदूँगा, फिर तुम्हें वहाँ रखूँगा। और ये सुनकर रिहा बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। अब तो विवान पूरी तरह उसकी मोहब्बत में डूब चुका था, लेकिन विवान को यह भी डर था कहीं रिहा की शादी किसी और से न हो जाए। इसी डर में उसने फिर से नंदिनी जी को धोखे में रखकर सारी जायदाद के कागजात पर साइन करवा लिए। अब कुछ ही दिनों में सब कुछ विवान के नाम हो चुका था और अब वो अपनी मनमर्जी का मालिक था। रिहा पर खूब पैसा लुटाता था। शालू ही सब कुछ देखती थी और अंदर ही अंदर कुड़ती रहती। इसी बीच 1 महीना बीत गया और शालू की तबीयत खराब रहने लगी। नंदिनी जी उसे डॉक्टर के पास ले गईं और डॉक्टर ने जो खुशखबरी सुनाई उसे सुनकर वो बेहद खुश हो गई थी। उन्हीं दिनों रिहा एक मिठाई का डिब्बा लेकर विवान के पास आई और बोली, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है, खुशियाँ मनाओ कि अब तुम्हारा मुझसे पीछा छूट गया। जबकि ये सुनकर विवान के होश उड़ गए। रिहा रोने लगी और गुस्से में बोली, यही चाहते थे ना तुम? कब से तुमसे कह रही थी मेरे घर रिश्ता भेजो। विवान जल्दी से बोला, मैं आज ही तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा रिश्ता मांग लेता हूँ। जब वो रिहा के घर रिश्ता लेकर पहुँचा तो उसके पिता ने साफ कह दिया, जब तक तुम अपनी पहली बीबी को तलाक न दोगे, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुमसे नहीं करूँगा। ये सुनकर विवान ने बिना सोचे कह दिया कि मैं आज ही अपनी बीबी को तलाक दे दूँगा। अब विवान को किसी चीज़ का कोई डर नहीं था। सारी जायदाद तो उसके नाम हो ही चुकी थी। जैसे ही वो घर पहुंचा उसने शालू पर चिल्लाना शुरू कर दिया और वो सब कह दिया
कि मैं तुम्हें अब अपनी ज़िंदगी में नहीं रख सकता। मैं तुम्हें तलाक देकर हमेशा के लिए तुम्हें अपने घर से निकालने वाला हूँ। और ये सुनते ही नंदिनी जी के तो होश उड़ गए थे। उन्होंने गुस्से में विवान के मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा और गुस्से से गरजती हुई बोली, पागल हो गए हो क्या? वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और तुम उसे तलाक दे रहे हो? तलाक का नाम सुनते ही शालू बेहोश होकर गिर गई। जब उसने नंदिनी जी के मुंह से ये सुना कि वो माँ बनने वाली है तो विवान के शरीर में जैसे आग लग गई थी। वो गुस्से के मारे पागल हो गया, क्योंकि उसके जानने में तो उसने अब तक शालू को छुआ तक नहीं था। फिर ये बच्चा कैसे हो सकता था? जल्दी से नंदिनी जी ने नौकरों को बुलाया और शालू को अस्पताल ले गईं। लेकिन विवान के दिमाग में गुस्से और नफरत की आग जल रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही लड़की जिसे उसकी माँ ने अच्छे संस्कार और पवित्र किरदार के कारण उसकी पत्नी बनाया था, ऐसा कुछ कर सकती है। न जाने उसने किसके साथ गलत रिश्ता बना लिया था। विवान तो ये सोच सोच कर ही गुस्से से आग बबूला हो रहा था। मैं शालू को छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरी पत्नी होते हुए भी किसी और के साथ गलत हरकत कैसे की? हालांकि वो खुद भी कोई नेक इंसान नहीं था, लेकिन फिर भी ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ ही देर में नंदिनी जी शालू को अस्पताल से वापस ले आई थी, लेकिन शालू इस बार विवान के कमरे में नहीं गई। उसने नंदिनी जी से कह दिया, मम्मी जी प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। नंदिनी जी ने उसे समझाने की कोशिश की। कहने लगी, उसने सिर्फ तलाक की बात की है, तलाक दी नहीं है, और सिर्फ कहने से ये शादी ख़त्म नहीं हो जाती। लेकिन शालू आंसू पोंछते हुए बोली, मम्मी जी जब उन्होंने तलाक के बारे में सोच ही लिया है तो तलाक भी दे ही देंगे। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मुझे हर वक्त नीचा दिखाए और मेरी इज्जत न करे। औरत को इज्जत और मोहब्बत चाहिए, और आपके बेटे ने मुझे न इज्जत दी और न मोहब्बत। वो ये रिश्ता सिर्फ इसलिए निभा रहा था ताकि आप उसे जायदाद से बेदखल न कर दें, लेकिन ऐसे रिश्ते ज़्यादा दिनों तक नहीं चलते। शालू की बात सुनकर नंदिनी जी बोली, जब बच्चा होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शालू ने कड़वी हकीकत सामने रखी, ये आपकी सिर्फ एक खुशफहमी है, वो कभी नहीं बदलेगा। नंदिनी जी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन शालू किसी भी तौर समझने को तैयार नहीं थी। फिर नंदिनी जी ने उसे ज़बरदस्ती गेस्ट रूम में ले जाकर लिटा दिया। अपने हाथों से उसे फल खिलाए, जूस पिलाया। कुछ देर बाद शालू सो गई, लेकिन विवान के अंदर अब भी आग भड़क रही थी। इस बार तो उसे ड्रिंक भी अच्छी नहीं लग रही थी। बार बार यही ख्याल आ रहा था कि शालू को किसी और ने छुआ है, वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। भले ही शालू सांवली थी, लेकिन उसे यकीन था वो सिर्फ उसकी थी। भले ही उसने उसे कभी छुआ तक नहीं था, लेकिन उसे हमेशा यही सुकून रहता था, वो पवित्र है, बेदाग है। जैसे ही रात हुई वो अपने कमरे से बाहर निकल आया। गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला, सामने देखा शालू गहरी नींद में ही सो रही थी। उसे यूं बेखबर सोता देखकर विवान के अंदर और भी गुस्सा भड़क उठा। उसने आगे बढ़कर शालू का बाजू पकड़कर जोर से झंझोड़ डाला। शालू हड़बड़ाकर उठी। सामने गुस्से से तमतमाते विवान को देखकर झुंझलाते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़िए, और वैसे भी मैं कल चली जाऊंगी, यही चाहते हैं ना आप? विवान ने दांत भींचते हुए कहा, पहले ये बताओ ये बच्चा किसका है? शालू ने नजरें झुका ली और बोली, आपको क्या लगता है? शालू का सवाल करना विवान के गुस्से को और भी बढ़ा चुका था। वो गुस्से के मारे चीख कर बोला, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, ये बच्चा किसका है? शालू से बताना चाहती थी ये बच्चा तुम्हारा ही है। उसे उन नाजुक पलों की याद दिलाना चाहती थी, लेकिन उसके होंठ बोलते बोलते खामोश हो गए थे। इस पत्थर दिल इंसान से अपना सर फोड़ने का कोई फायदा नहीं था। शालू ठंडे लहजे में बोली, किसी का भी हो, इससे आपको क्या? आपने कौन सा मेरे साथ जिंदगी गुजारनी थी? आपने तो मुझे वैसे ही छोड़ देना था। तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में कौन है और कौन नहीं? विवान का खून खौल उठा। वो तो कुछ और सुनना चाहता था, लेकिन शालू कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। विवान ने शालू को दोनों बाजुओं से कसकर पकड़ा, इतना जोर से कि वो दर्द के मारे करहा उठी, और फिर वो गुस्से से चीखते हुए बोला, तुम्हें कोई और कैसे छू सकता है? विवान की बीबी को किसी और ने हाथ लगाया तो कैसे? अब वो बर्बाद होगा। तुम सिर्फ मेरी थी, मेरी ही बनकर रहना था। मेरे अलावा तुम पर कोई नज़र डाले, तुम्हें उंगली भी लगाए, ये मुझे गवारा नहीं। वो जैसे जुनूनी सा हो गया था। वो भूल चुका था कि वो तो शालू से नफरत करता था, फिर वो उसके लिए इतना पजेसिव क्यों हो रहा था? उसे ये बात क्यों गवारा नहीं हो रही थी कि उसके अलावा भी शालू की ज़िंदगी में कोई दूसरा है? शालू ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें कोई भी जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। अगर तुम मुझे तलाक देना चाहते हो तो शौक से दे दो।
मैं वैसे भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। मैं ऐसे इंसान के साथ क्यों रहूं जिससे मैं बुरी लगती हूं, जिसकी नज़र में मेरी रंगत और मेरी सूरत बदसूरत है, जो हर समय मेरी इंसल्ट करता रहता है। विवान ने चीख कर कहा। कहीं नहीं जाओगी तुम जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दे देती, शालू ने तीखे लहजे में कहा। अगर मैं जवाब न दूं तो क्या करोगे? विवान गुर्राया। तुम्हें जान से मार डालूंगा। शालू ने हिम्मत करके कहा। तो मार डालो। और विवान उसे बेबस नज़रों से देख कर रह गया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि अभी इसी वक्त इस लड़की का गला दबा दे, लेकिन न जाने कौन सी ताकत थी जो उसे शालू को तकलीफ देने से रोक रही थी। वो चाह कर भी शालू पर हाथ नहीं उठा पाया था। उसने बड़ी मुश्किल से अपना बाजू छुड़ाया और गुस्से से बोली, अब तुम खुद जाओगे या मैं जाऊं? विवान गुस्से में चिल्लाया। दफा हो जाओ यहाँ से, ये तुम्हारा घर नहीं है। पहली बार विवान की सांसें तेज हो रही थीं। शालू ने अपनी चप्पल पहनी, बाहर निकल आई। उसने अपना छोटा सा बैग उठाया, उसमें मायके से लाए हुए कुछ कपड़े रखे और फिर घर से बाहर चली गई। रात के वक्त उसने ड्राइवर से कहा, बस मुझे मायके छोड़ाओ, जबकि ड्राइवर उसे इस वक्त जाते हुए देखकर घबरा कर बोला, बड़ी मैडम से तो पूछ लीजिए। शालू कड़वे स्वर में बोली, अगर तुम नहीं ले जाओगे तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। ड्राइवर मजबूर होकर उसे उसकी माँ के घर छोड़ आया। बेटी को देखकर उसकी माँ ने चिंता से पूछा, बेटा सब ठीक तो है? शालू ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। आप बीमार हैं और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए सोचा कुछ दिन आपके पास रह लूं। असल बात वो अपनी माँ से छुपा गई, क्योंकि उसकी माँ दिल की मरीज थी और वो उन्हें कोई सदमा देना नहीं चाहती थी। अगली सुबह विवान की आँख खुली तो वो गेस्ट रूम में ही सोया हुआ था। शालू के जाने के बाद वो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया था और न जाने कब उसकी आँख लग गई थी। जब अपने कमरे में गया तो देखा शालू वहाँ नहीं थी। फिर नंदिनी जी ने उसे बताया कि शालू जा चुकी है। विवान गुस्से से बोला, चली जाए, लौटकर कभी मेरी जिंदगी में ना आए। नंदिनी जी ने तड़प कर कहा, अगर तुम्हें उसके साथ ऐसा ही सलूक करना था तो पहले बता देते। मैं शालू को कभी इस घर में बर्बाद होने के लिए लेकर नहीं आती। मैं तुम्हें इस घर से निकाल देती और अभी भी तुम जा सकते हो। विवान ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैंने आपसे सारे कागजात साइन करवा लिए हैं। अब ये घर, ये जायदाद सब मेरे नाम है। आप मुझे इस घर से निकाल नहीं सकती। अब मैं अपनी मर्जी से जीऊँगा, रिहा से शादी करूँगा। ये सुनकर नंदिनी जी ने जैसे अपना दिल पकड़ लिया। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब विवान ने अपनी माँ को बेहोश देखा तो घबराकर उन्हें अपनी गोद में उठाया और तुरंत अस्पताल लेकर भागा। ये सदमा नंदिनी जी बर्दाश्त नहीं कर पाई कि उनका बेटे विवान ने उन्हें धोखा दिया था। जब वो होश में आई तो विवान उन्हें घर ले आया था, लेकिन उन्होंने उससे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो बस चुपचाप अपने कमरे में रहने लगी थीं। विवान को अपनी माँ की नाराज़गी खल रही थी, लेकिन उसे पता था वो सिर्फ और सिर्फ शालू की वजह से उससे नाराज़ हैं। अगर शालू उसकी ज़िंदगी में ना आई होती तो सब कुछ उसकी मर्जी के अनुसार हो रहा होता। विवान पहले ही रिहा से कह चुका था कि वो जल्दी ही उसके माता पिता से मिलेगा और शादी कर लेगा। एक दिन जब रिहा ने छुट्टी मांगी तो उसने उसे छुट्टी दे दी। वो वैसे भी आजकल रिहा पर कम ध्यान दे रहा था। आजकल उसका मन सिर्फ और सिर्फ शालू में ही अटका हुआ था। न चाहते हुए भी वो उसे अपने दिमाग से हटा नहीं पा रहा था। उसी दिन विवान की एक रेस्टोरेंट में मीटिंग थी। जब वो मीटिंग के बाद वापस लौट रहा था तो उसने रिहा को एक नौजवान युवक के साथ हंसते हुए खाना खाते और बातें करते देखा। रिहा के सामने बैठे लड़के ने रिहा से पूछा, और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा रिहा? रिहा मुस्कुराते हुए बोली, बस जल्दी ही रिश्ता लेकर आएगा। शादी के बाद उसकी सारी जायदाद अपने नाम करवा लूँगी, फिर या तो उसे अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दूँगी या फिर उसे तलाक ले लूँगी। मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है, प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ। लड़का खुश हो गया। ये सब सुनकर न जाने क्यों विवान को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। वो एक कड़वी मुस्कान के साथ वहाँ से हट गया। उसे फिर से शालू की याद आई थी, लेकिन फिर वही सवाल उसके दिमाग में घूमने लगा, वो बच्चा किसका था? और ये सोचकर वो और भी बेचैन हो गया। घर लौटकर अपने कमरे में आया तो देखा चादर बिखरी पड़ी थी। वो नौकरों से काम नहीं कराता था, कहता था कि उनके गंदे हाथों से चादर खराब हो जाएगी, इसीलिए शालू ही उसका सारा काम अपने हाथों से करती थी। खासकर उसके कपड़े पूरी सफाई से रखती थी। लेकिन जब से वो गई थी कमरा अस्त व्यस्त था। नंदिनी जी ने भी उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। आज विवान को बार बार शालू की याद आ रही थी। वो बिना शराब पिए घर लौटा। सुबह होते ही उसने अनजाने में कहा, मेरे कपड़े निकाल दो शालू, कोई हल्की सी शर्ट। लेकिन फिर बोलते बोलते अचानक चुप हो गया था। विवान को याद आया कि वो तो है ही नहीं।
जिससे वो कह रहा था, जिस पर हक जताकर बिना किसी झिझक के काम करवाता था, जिस पर हक जताकर उसे दिन रात बेइज्जत करता था। अब वो किसे आवाज़ दे रहा था। उसने खुद अपने कपड़े निकाले, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। उसे अब खीज होने लगी थी। गुस्से में चीख पड़ा, क्या मुसीबत है ये। थोड़ी देर खड़ा सोचता रहा कि क्या करे और क्या नहीं। फिर कुछ सोचकर शालू को फ़ोन लगाया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने दोबारा कॉल किया, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने एक मैसेज किया, मेरी चीज़ें कहाँ रखी हैं, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। शालू ने मैसेज पढ़कर बस टेक्स्ट में लिखकर ही सब कुछ बता दिया था कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। अब विवान को अपनी हर चीज़ अपनी जगह पर मिल गई, लेकिन नहीं थी तो बस इस कमरे में उसकी पत्नी नहीं थी। पहली बार उसे शालू की शिद्दत से याद आई। वो तो कुछ करता ही नहीं था, बस चुपचाप खड़ा अपने हर काम अपनी पत्नी से करवाता था, जैसे वो उसकी कोई जागीर हो। कुछ ही दिनों में उसे एहसास हो गया था कि शालू उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती थी। लेकिन फिर वही अहंकार और वही सवाल, वो क्यों नहीं बता रही थी उसके पेट में किसका बच्चा है। पहली बार ऐसा हुआ कि रात को शालू की याद इतनी शिद्दत से आई कि विवान जैसा कठोर इंसान भी बुरी तरह तड़प तड़प कर रो पड़ा था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर ये सोचकर कि उसे शालू से प्यार हो गया है, वो खुद पर गुस्सा करने लगा। मैं कैसे उस लड़की से प्यार कर सकता हूँ, मेरा स्तर इतना गिर नहीं सकता। लेकिन फिर खुद को ही झुठलाता, नहीं वो बहुत अच्छी है, उससे तो कोई भी प्यार कर सकता है, वो तो वफादारी की मूरत है। अब तो उसकी पत्नी की सांवली रंगत भी उसे बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि उसे सोचकर अच्छा लग रहा था। मैं जाऊंगा और शालू को वापस ले आऊंगा, पूछूंगा ये बच्चा किसका है। मेरा ना भी हुआ तब भी मैं उस बच्चे को अपना नाम दूंगा। मैं शालू को दिल से अपना लूंगा। मैं भी तो शालू के साथ बेवफाई कर रहा था, शालू के होते हुए किसी दूसरी लड़की को अपनी ज़िंदगी में लेकर आया था। अगर उससे कोई गलती हो भी गई है तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा, उसे अपना लूंगा उसके बच्चे के साथ। इन्हीं ख्यालों के साथ वो शालू के घर पहुंच गया। उसकी माँ संजना जी ने विवान को ड्राइंग रूम में बिठाया, चाय वगैरह दी। फिर बोली, बेटा उसे कुछ दिन और यहीं रहने दो, उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। विवान बोला, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा आंटी, उसे मेरे साथ भेज दीजिए। लेकिन शालू ने जाने से साफ इनकार कर दिया। उसने कह दिया, माँ मैं इनके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, आप इनसे कह दें कि ये यहाँ से जा सकते हैं। शालू के ठंडे और सपाट लहजे को सुनकर विवान फिर से गुस्से में आ गया। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मेरे साथ घर वापस चलो। शालू बोली, आपको सुनाई नहीं देता? तलाक की बात तो आप कर ही चुके हैं। जब मेरे बच्चे की पैदाइश हो जाए तब तलाक दे भी देना। और आप मेरे पास आए ही क्यों हैं? आपकी वो खूबसूरत सी सेक्रेटरी आपके पास है ना, उसी से शादी कर लें। विवान गुस्से में बोला, मेरे साथ ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट दे रहा हूँ। शालू तंज कसते हुए बोली, वरना क्या करेंगे आप? वरना मैं तुम्हें ज़बरदस्ती उठा कर ले जाऊँगा। पत्नी हो तुम मेरी और तुम पर हक रखता हूँ। ये हक तुम्हें अब दिखाई दे रहा है, पहले दिखाई क्यों नहीं दे रहा था जब तुम मेरी इंसल्ट करते थे, मेरी जात के पर खच्चे उड़ाते थे। विवान आग बबूला हो गया। एक तो तुमने पाप किया, उसके बावजूद भी मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हें समाज के सामने इज्जत दे रहा हूँ, और तुम हो कि मुझे नखरे दिखा रही हो। शालू बेखौफ होकर बोली, मुझे भीख में दी गई इज्जत नहीं चाहिए, वो आप अपने ही पास रखिए। विवान गुस्से में वहाँ से चला गया। अपने कमरे में पहुँचते ही बड़बड़ाने लगा, ये समझती क्या है खुद को? क्या मैं इसके बिना मर जाऊँगा? नहीं आती तो मत आए, मेरी तरफ से नरक में जाए। आई हेट यू। मैं ही पागल था कि उसके लिए मेरा दिल नरम हो गया था। सोचते सोचते वो बेड पर बैठ गया और फिर बेबसी से मुक्के बेड पर मारने लगा। वो लाख अपने दिल को समझाने की कोशिश करता, लेकिन शालू उसके दिल से निकल ही नहीं रही थी। उसने फिर से स्मोकिंग करना शुरू कर दी, फिर शराब भी पहले से ज़्यादा पीने लगा। धीरे धीरे वक्त इसी तरह गुजरता जा रहा था। लेकिन जब 9 महीने बाद उसने अपनी माँ नन्नी जी से सुना कि शालू ने बेटे को जन्म दिया है, तो उसका दिल अजीब तरीके से धड़क उठा। न जाने क्यों उसका दिल उस बच्चे को देखने के लिए मचलने लगा। लेकिन उसने खुद को समझाया, कौन सा वो मेरा बच्चा है, मेरा खून है, जो मैं उसे देखने के लिए जाऊं। नंदिनी जी बीमार होने के बावजूद गई थीं, आखिर वो उनका खून था। उन्होंने अपने पोते को देखा और उस पर पैसे भी वार दिए, लेकिन विवान नहीं गया। फिर भी उसके दिल में बेचैनी थी, जिज्ञासा थी, बच्चा आखिर किस पर गया होगा, देखने में कैसा होगा। उसके नरम वजूद को अपनी बाहों में लेने के लिए विवान का मन मचलने लगा था।
बच्चे की पैदाइश को 1 महीना हुआ था कि शालू की कॉल आ गई। विवान ने फ़ोन उठाया, हालांकि वो एक ज़रूरी मीटिंग में था। फिर भी वो कमरे से बाहर निकल आया। गंभीर आवाज़ में बोला, हाँ बोलो, क्या बात है। जाने अनजाने विवान का दिल खुशी से धड़क उठा था। शायद शालू उसके साथ वापस आना चाहती है, इसीलिए कॉल की है। लेकिन शालू की अगली बात ने उसके अरमानों पर ओस फेर दी थी। शालू की आवाज़ आई, आप मुझे तलाक दे सकते हैं। और ये सब सुनते ही विवान का पारा चढ़ गया। शट अप, अपने दिमाग में ये ख्याल भी मत लाना कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा, समझी, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। लेकिन उसके बाद वो मीटिंग पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन शायद इस बार शालू माफ़ करने का इरादा नहीं रखती थी। जब सच में तलाक का नोटिस उसके घर पहुंचा तो विवान ने गुस्से में आकर उसके कई टुकड़े कर दिए और फिर संजना जी के घर चला गया। उस वक्त शालू घर पर नहीं थी, वो नौकरी ढूंढने के लिए गई हुई थी। उसे पता था उसके माँ बाप इतने अमीर नहीं हैं कि उसके और उसके बच्चे के खर्च उठा सकें। जब विवान वहाँ पहुँचा तो संजना जी ने कहा, शालू घर पर नहीं है। कहने लगा, बच्चा कहाँ है। संजना जी ने कहा, तुम्हारा बच्चा सो रहा है। विवान अंदर आया और बच्चे को गोद में उठा लिया। और बच्चे को गोद में लेते ही उसके दिल में एक ठंडक सी उतर गई थी और अचानक ही उसने बच्चे के गालों को चूम लिया। यह एहसास कितना खूबसूरत था, वो जैसे हवाओं में उड़ रहा था। वो बेकाबू सा होकर अपने बच्चे के गालों को बार बार चूमने लगा, यहाँ तक कि बच्चा परेशान होकर रोने लगा और फिर उसे अपने सीने से लगाकर उसे चुप कराने लगा। उसकी आंखों में नमी उतरने लगी थी। न जाने कैसा एहसास था जो उसे अंदर ही अंदर गुदगुदाए जा रहा था। कुछ तो कनेक्शन है मेरा इस बच्चे के साथ, वरना इसे देखकर मेरा दिल यूं न तड़पता। वो बच्चे को लेकर जाने लगा कि तभी संजना जी ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रहे हो, छोटा सा बच्चा है, अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। वो ठंडे लहजे में बोला, अगर माँ को मोहब्बत है तो मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। कुछ सोचकर वो सीधे हॉस्पिटल गया और डीएनए टेस्ट करवाया, वो भी अर्जेंट। उसके बाद बच्चे को लेकर घर आ गया। कुछ ही देर बाद शालू का फ़ोन आ गया। विवान ने फ़ोन उठाया तो शालू गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीजी है, मेरा बच्चा क्यों लिया आपने? आपको तो मेरे किरदार पर शक था ना, तो फिर बच्चे को क्यों ले गए? विवान ने ठंडे लहजे में कहा, घर आ सकती हो, मैंने तुम्हें मना नहीं किया है। शालू ने बिना झिझके जवाब दिया, नहीं आना मुझे, मैं सारी ज़िंदगी अपने किरदार की गवाही नहीं दे सकती। और अपनी जिद्दी बीवी की जिद देखकर उसके लबों पर हल्की सी मुस्कान आई थी। बहुत जिद्दी हो तुम, लेकिन मैं भी कम जिद्दी नहीं हूँ। रिपोर्ट आते ही विवान जान चुका था कि बच्चा उसी का है और ये सोचकर उसके दिल के सारे शक ख़त्म हो चुके थे। उसने अपने बेटे को अपनी बाहों में भर लिया था। ये मेरा बेटा है, मेरा खून, तभी तो मेरा दिल इसके लिए तड़पता था। इसे गोद में लेते ही मन में गुदगुदी सी होती थी। वो अपने बेटे को चूम रहा था, प्यार कर रहा था, जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। शालू ने भी सोच लिया था कि वो नहीं जाएगी, वो देखेगी कि आखिर विवान बच्चे को कैसे संभालता है। एक ही दिन में उसकी चीखें निकल जाएंगी। लेकिन फिर उसकी ममता तड़पने लगी। वो सोचने लगी कि वो इंसान अब भी बेरहम और बेजान है। छोटा सा बच्चा था, जब उसने उसकी माँ का एहसास नहीं किया तो इस छोटे से बच्चे के साथ क्यों करेगा। रोते रोते शालू वापस आ गई। नंदिनी जी अपने कमरे में ही रहती थीं, विवान के इस कदम से बेखबर। विवान ने पहली बार अपने बेटे को फीडर पिलाया था, उसका डायपर भी चेंज किया था और फिर उसे सीने से लगाकर सुला भी चुका था और अब इंतजार में था कि शालू जरूर आएगी। उसकी नज़रें शालू के इंतजार में बाहर टिकी हुई थीं। शालू सीधे कमरे में आई थी। बेटे को सोते हुए पाया तो उसकी तरफ लपकने लगी, लेकिन बीच में वो पत्थर दिल इंसान खड़ा था। वो सख्त लहजे में बोला, पहले मुझसे बात करो। शालू तड़प कर बोली, मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी, मेरा बच्चा मुझे दे दो। वैसे भी तुम्हारे हिसाब से तो वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। लेकिन विवान पहले ही अपने बेटे को बाहों में भर चुका था। शालू बुरी तरह घबरा गई। विवान बोला, मेरा ही है, मेरा खून है। शराब पीने की वजह से पता नहीं मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। शालू कड़वे लहजे में बोली, ताकि तुम खुद को भी आग लगा लेते, क्योंकि जो चीज़ मुझसे टच हो जाती थी उस चीज़ से तुम्हें नफरत हो जाती थी और मैं नहीं चाहती थी मेरी वजह से तुम खुद को नुकसान पहुंचाओ। विवान हौले से मुस्कुराया, इतनी फिक्र है मेरी तो यहीं रह जाओ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हारी जुदाई ने मुझे बदल दिया है। शालू ने आंसू पोंछे और तंज भरी आवाज़ में बोली, मुझे छोड़ दो विवान, मैं काली कलूटी हूँ, मेरे साथ रहकर तुम भी मैले हो जाओगे। लेकिन आज उसके ये आंसू विवान को झुलसा रहे थे। उसने आगे बढ़कर शालू को एक हाथ से अपने करीब कर लिया, एक हाथ में वो अब भी अपने बच्चे को थामे हुए था और फिर शालू के माथे पर नरमी से प्यार भरा किस दे दिया।
और उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर धीमे स्वर में बोला, मैं बेवकूफ़ था जो तुम्हें पहचान नहीं पाया। आज तुम्हें देखने का मेरा नज़रिया बदल चुका है। मेरी नज़रों से देखो तो तुमसे ज़्यादा हसीन मेरे लिए इस दुनिया में कोई दूसरी औरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, सिर्फ मेरी हो, किसी और की नहीं हो सकती। शालू तड़प उठी। मैं काली हूँ, मेरा बच्चा भी काला है। बेबान मुस्कुराया। खुशकिस्मत है हमारा बच्चा जो रंग अपनी माँ का चुराया और नए नक्श अपने पापा के। देखो ना कितना खुश है हम दोनों को एक साथ देखकर। मुझे अब काले रंग से मोहब्बत हो गई है। काला रंग अब मुझे खूबसूरत लगने लगा है। शालू बार बार खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेबान की पकड़ और भी मजबूत हो चुकी थी। वो उसकी आंखों में देखने लगा। वहाँ उसे अपना ही चेहरा नजर आ रहा था। शालू जब पूरी तरह बेबस हो गई तो उसे की सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज़ रुंध गई थी। तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुमसे नफरत है। बेबान ने हल्की हंसी के साथ कहा, और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। शालू ने सिसकते हुए कहा, जब तुम्हें गुस्सा आएगा फिर तुम मुझे छोड़ दोगे? बेबान ने कहा, नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे अंदर बसने लगी हो, कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? शालू ने भीगी आवाज में कहा, प्लीज तुम शराब पीना छोड़ दो। बेबान मुस्कुराया, छोड़ दूंगा। शालू ने फिर कहा, वादा करो किसी गैर औरत के पास नहीं जाओगे। बेबान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम पास रहना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और तुम भी वादा करो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। तुम्हारे बिना तो मुझे खुद अपना आप अजनबी लगने लगता है। वादा करो शालू कि तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। शालू ने भी दिल से वादा किया और बेबान ने भी। सुबह हुई तो नंदिनी जी भी उठ चुकी थीं, और जब उन्होंने शालू को अपने कमरे से निकलते देखा तो वो हैरान रह गई थीं। और फिर शालू के चेहरे पर फैले शर्म के रंगों को देखकर वो सब कुछ समझ चुकी थीं कि आज उनके बेटे ने मोहब्बत से उनकी बहू को समेट लिया था। और शालू के चेहरे पर ये मोहब्बत के रंग थे जो निखर कर उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। आज वो बहुत खुश थीं क्योंकि बहू भी वापस आ गई थी और बेटा भी सुधर चुका था। अगर पत्नी अच्छी हो तो पति अपनी बुरी आदतें भी छोड़ देता है। और रही बात रंग रूप की, तो ये कभी भी मायने नहीं रखता। रंग और रूप को अपनी ज़िंदगी में दीवार मत बनाओ, नहीं तो ज़िंदगी खुद ही बेरंग हो जाएगी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में।